Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, आज की इस क्लास में हम एंटिसिपेटरी बेल पर डिस्कशन करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी लैंडमार्क केस ऑन दिस पॉइंट. तो गाइस वैसे तो 2 केसेस हैं, सो हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी जो दिसंबर में होगा, आपको 2 केसेस करने हैं. बट आज की इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को टू द लैंडमार्क जजमेंट और आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली which is a recent case and a 5 judges bench decision on this topic. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और recent तक जाएंगे. तो guys, what is the name of the judgment? Please take down the name. It is Gurbaksh Singh Sibia versus State of Punjab, 1980. It was a 5 judges bench decision and the decision was given by Honorable Justice Y.V. Chandrachud. इन्होंने judgment दिया था. तो अगर हम एंटिसिपेटरी बेल की बात करें तो पहले तो आप ये समझिए कि 1973 इससे पहले वाला जो हमारा पुराना कोड था उसमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था. सो इट वाज ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट कि हमने इस प्रोविजन को ऐड किया. तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है एंटिसिपेटरी बेल, समथिंग विच इज इन एंटिसिपेशन, जो अभी हुआ नहीं है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं. जैसे आप मुझसे पूछो कि मैम आपको क्या लगता है कौन सा पोर्शन ज्यादा आएगा क्लैट एग्जामिनेशन में, मैं बोलूं कि सैंपल पेपर में कॉन्स्टिट्यूएंट क्रिमिनल लॉ है तो मैं एंटिसिपेट कर सकती हूँ कि यही आ जाएगा. सो कुछ अभी हुआ नहीं है, यू आर जस्ट एंटिसिपेटिंग समथिंग. सेम इज विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो अगर कोई पर्सन एप्रीहेंड करता है, अगर उस पर्सन को एप्रीहेंशन है कि हाँ मेरा अरेस्ट हो सकता है, हुआ नहीं है, तो वो क्या करेगा? दैट पर्सन हु इज अंडर एप्रीहेंशन ही विल बी मूविंग टू द कोर्ट टू गेट द रिलीफ. वो रिलीफ लेने के लिए कोर्ट में मूव करेगा विद एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल. फिर कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा वेदर टू ग्रांट द रिलीफ और नॉट. अब चलते हैं पॉइंटर्स पे. तो पहला पॉइंटर है, मैं आपको टॉपिक और पॉइंटर साथ में कराऊंगी. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्ट है, यहाँ पर कोर्ट इज हैविंग द वाइड डिस्क्रिशनरी पावर. मैंडेटरी थोड़ी ना है कोर्ट के लिए कि आप रिलीफ दीजिए ही दीजिए. तो कैसे केसेस के लिए 438 आया और क्यों हमने डिस्क्रिशन प्रोवाइड करी कि कोर्ट आप देखो कि क्या फॉल्स केसेस तो नहीं हो रहे किसी के अगेंस्ट, क्या जो पर्सनल लिबर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या वो फॉल्स केस की वजह से किसी का आर्बिट्ररी अरेस्ट तो नहीं हो रहा. तो समझिए इसको कि किस कंडीशन में हमें इस ऑर्डर की नीड पड़ेगी. तो सपोज कीजिए देयर इज अ पर्सन हु बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी. एक पर्सन है ए एंड ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी. अब इलेक्शन सर पर है. अब दूसरी जो ऑपोजिशन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक हम झूठे केस में फंसा दें और इसका अरेस्ट करा दें. अब क्योंकि ए एक अच्छा कैंडिडेट है और अगर उसका अरेस्ट हो जाएगा तो उसकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो जाएगी और हो सकता है उसका प्रभाव उसके अरेस्ट होने का जो कॉन्सिक्वेंस है वो इलेक्शन पर पड़े. तो ऑपोजिशन ने क्या किया, एक फेक केस कर दिया और सोचा कि ठीक है इसका अरेस्ट करा दिया जाए. मतलब दे आर मिसयूजिंग द क्रिमिनल लॉ फॉर देयर ओन बेनिफिट. ऐसे केसेस में कोर्ट को क्या कहा गया, 438 का प्रोविजन लाया गया कि हम आपको वाइड डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं. अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसे सिमिलर कुछ और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं फॉल्स केसेस के, तो जैसे सपोज करो कि 430 यहाँ पर 498A जो कि एक डाउरी और ये क्रुएलिटी का जो हमारा प्रोविजन है आईपीसी में कि आप हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को क्रुएलिटी के लिए आप जा सकते हो पुलिस स्टेशन और रजिस्टर कर सकते हो केस को. तो सपोज करो झूठा केस है, लग रहा है ऐसा, अगर आपको लग रहा है कि यू आर इन एंटिसिपेशन कि मेरे अगेंस्ट केस कर देंगी तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव कर सकते हो. तो फिर हमने कोर्ट को पावर दिया. अब कोर्ट कैसे देखेगा कि हाँ जी हमें अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो जैसे कि हमें पता है कि जो क्रिमिनल लॉ है ये 2 इंटरेस्ट पर चलता है. एक तो होता है सोसाइटल इंटरेस्ट कि हम किसी पर्सन को अरेस्ट करें, पुलिस शुड बी हैविंग द पावर टू अरेस्ट and collect the evidences
so that जो क्रिमिनल लॉ है हम उसको यूज कर पाए टू पनिश द ऑफेंडर। तो एक तो हो गया सोसाइटल इंटरेस्ट, दूसरा होता है हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट का। क्या? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 21 में, विच इज अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो कहता है कि अगर आर्बिट्ररी अरेस्ट होगा, आर्बिट्ररी अरेस्ट के केसेस में यू विल बी इन्फ्रिंजिंग अपॉन पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन एंड दैट कैन नॉट बी डन बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट को इन दोनों राइट्स में क्या करना पड़ेगा? कोर्ट हैज टू डू द बैलेंसिंग ऑफ बोथ दीज राइट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस या कुछ यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि इस केस में अलाउ कर देना बट इसमें मत करना। तो क्या कुछ कंसिडरेशंस हैं, क्या कुछ कंडीशंस हैं कि हम इस जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया हम इसमें ऑर्डर दें या ना दें। तो हमारे को जो ये 1980 का केस है ये क्यों रेलेवेंट हो जाता है? तो कोर्ट ने ये समझाया कि आप ये चीजें देखो व्हेन यू डील विद सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। तो गाइस इसको समझते हैं। तो पहली क्या है कि कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेंट जब आप कोर्ट में मूव करोगे इस ऑर्डर के लिए तो आप अपनी एप्लीकेशन में वो सारे रीजनेबल ग्राउंड्स लिखो। यू हैव टू मेंशन द रीजनेबल ग्राउंड्स। आप सारे स्पेसिफिक फैक्ट्स और एलिगेशंस लिखो जिससे आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाओ कि हाँ आपको ये ऑर्डर ग्रांट होना चाहिए, कि कोर्ट मस्ट बी एबल टू सी ऑब्जेक्टिवली दैट यस दिस राइट इट शुड बी ग्रांटेड इन योर फेवर, ये आपको हमें रेमेडी दे पाए। तो आपको स्पेसिफिक फैक्ट्स और रीजंस देने होते हैं कि व्हाई यू आर मूविंग टू द कोर्ट। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। अब फिर कोर्ट को भी बोला गया कि कोर्ट यू कैन नॉट पास अ ब्लैंकेट ऑर्डर। जब आप अगर आप केस खुद से पढ़ोगे तो दे आर मेंशनिंग दिस टर्म ब्लैंकेट ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज यूजिंग द वर्ड्स कि द कोर्ट कैन नॉट पास ब्लैंकेट ऑर्डर। अब गाइस क्या होता था कि जब आप ये ऑर्डर पास करते थे एंटीसिपेटरी बेल का तो कोर्ट कह देते थे कि जो आपको रिलीफ मिलता है कि एक्यूज बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट इन एनी केस। तो यहाँ पे कोर्ट कह रहा है क्योंकि एप्लीकेंट ही इज राइटिंग द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड द एलिगेशंस, तो एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है कि आप किस ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस होने वाला है और आप क्यों रिलीफ मांग रहे हो। तो ये जो आपका रिलीफ है इट शुड रिलेट ओनली टू दीज ग्राउंड्स। आप इसको एक ब्लैंकेट ऑर्डर ना बना दो, आप इसको एक पूरा आप मतलब एक इसको ऐसा परपेचुअल ऑर्डर ना बना दो, एक कवर ना दे दो एक्यूज को कि यू डू एनी क्राइम वी आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम अरेस्ट, कि एक्यूज तुम्हारा जो मन में आए वो क्राइम करो बट हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो these types of blanket order it cannot be passed under 438A, sorry 438। so I hope आपको ये वाला भी समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। मैं थर्ड इशू रेज कर रही हूँ जो इस केस में कहा गया कि सपोज यू वांट टू मूव एन एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। मैंने आपसे पूछा कि क्या वेदर लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज इट मैंडेटरी, क्या ये प्री रिक्विजिट है कि पहले तो आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉज हो, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और फिर ही आप मूव कर सकते हो फॉर एंटीसिपेटरी बेल। सो गाइस इसका आंसर है नो, क्योंकि मैंने आपको बताया कोर्ट क्या कह रही है कि कोर्ट इज सेइंग कि आप स्पेसिफिक ग्राउंड्स लिखो जो रीजनेबल लगे, कि यू शुड बी अंडर सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन कि आई मे गेट अरेस्टेड। पर ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट पहले एफआईआर लॉज हो उसके बाद आप मूव कर सकते हो। तो यू कैन राइट एफआईआर इज नॉट अ prerequisite for filing bail application, anticipatory bail application। गाइस नोट्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज व्हेन वी रीड पीडीएफ तो थोड़ा सा डिस्कशन में प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है मैंने आपको एफआईआर का पॉइंट बताया। अब हम
इसके आगे के इशू पे चलते हैं विच इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट। अब पुलिस कह रही है, यहाँ पर पुलिस एक स्टैंड ले रही है। क्या पुलिस स्टैंड क्या ले रही है कि अगर आपने हमें एक्यूज्ड को अरेस्ट ना करने दिया और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अरेस्ट आपने एक्यूज्ड को कस्टडी में ना लेने दिया तो इसका तो बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या इफेक्ट पड़ जाएगा कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस अगर आप पढ़ोगे तो इसमें कराई जाती है डिस्कवरी, और सेक्शन 27 फॉर डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट इसके लिए नेसेसरी है कि एक्यूज्ड बी इन कस्टडी, एक्यूज का कस्टडी में होना जरूरी है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि 438 के केसेस में देयर कैन नॉट बी अ डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट एज पर सेक्शन 27? तो अगर हम पुलिस के तरफ से देखें तो ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट था, बट क्या कहा कोर्ट ने, कहा कि यहाँ पे हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट डीम्ड कस्टडी का, जो कि इवॉल्व हुआ था कौन से केस में, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। सो गाइस, अगर आपको इस केस का डिस्कशन नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो और पूरा जो एंटायर केस है, डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड कस्टडी, ये मैंने पूरा इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बाकी भी आप काफी टॉपिक्स की हेल्प ले सकते हो। सो इट इज देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1960। तो we will be applying this concept। तो चाहे एक्यूज कस्टडी में नहीं है बट एंटिसिपेटरी बेल में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर मिल गया अब आप कुछ भी करो। नो, यू हैव टू अटेंड द इंटेरोगेशन। आपको इंटेरोगेशन में जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है सब में कोऑपरेट करना होता है। ये कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं व्हेन इट कम्स टू द एंटिसिपेटरी बेल रेमेडी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो गए हो। नो, इट इज जस्ट दैट कि आपको हम कस्टडी से रिलीफ दे रहे हैं। एक बार इसका कॉन्सिक्वेंस समझते हैं कि अगर आपके फेवर में ऑर्डर आता है तो क्या होता है। सपोज करो दिस इज ए, ही इज एप्रीहेंडिंग एन अरेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूव किया कोर्ट में कि मुझे लग रहा है कि मुझे इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप प्लीज मुझे ऑर्डर ग्रांट कर दो। कोर्ट ने कहा कि अच्छी एप्लीकेशन है आपकी, चलो हम ऑर्डर को ग्रांट कर देते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, तो सपोज करो कि यहाँ पे पुलिस है, पुलिस ए के पास पहुंची टू अरेस्ट हिम। अब ए क्या करेगा, ही विल बी शोइंग द ऑर्डर कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट हैज गिवन द डायरेक्शन दैट आई शुड नॉट बी अरेस्टेड। तो इस ऑर्डर में लिखा जाता है कि इन केस the person who is moving the application he gets arrested तो he will be released on bail। तो आपको क्या होगा, आपको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। there will be no restraint to your personal liberty। तो आपको पर्सनल लिबर्टी जो है वो आपकी इन्फ्रिंज नहीं होगी। Now ultimately guys, now the issue, that is the last issue is with respect to the time कि suppose यहाँ पर there is an FIR that is lodged और मैंने आपको क्या बताया कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए, इस ऑर्डर को लेने के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि पहले FIR हो। तो सपोज यहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल इट वॉज ग्रांटेड टू यू। अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि ये जो बेल का ऑर्डर है till what time it will be having an effect, how long it will be having the effect, इसका इफेक्ट कब तक रहेगा, that is the question here। तो क्या हुआ गाइस, मैं पहले आपको गुरबख्श सिंह सिबिया का बताऊंगी कि इस केस में क्या कहा गया, फिर मैं आपको बताऊंगी हाउ द कंट्रोवर्सी इट अरोज और हाउ इट गॉट सेटल्ड इन द रिसेंट केस जो हम डिस्कस करेंगे सुशीला अग्रवाल को। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि नॉर्मल रूल तो क्या होगा, नॉर्मल रूल होगा कि इट विल बी हैविंग एन इफेक्ट टिल द
कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, कि जब तक ट्रायल का कंक्लूजन नहीं हो जाता तब तक इसका इफेक्ट रहेगा। लेकिन कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, कोर्ट इज हैविंग द डिस्क्रिशन कि अगर कोर्ट को लगता है कि हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए और किसी स्टेज तक इसको लिमिट करना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। द कोर्ट इज हैविंग द डिस्क्रिशन टू लिमिट द ऑर्डर, कि आप यहाँ तक इस स्टेज तक रहेगा। सपोज कोर्ट कहती है कि इशू ऑफ प्रोसेस तक रहेगा, आप कर सकते हो ऐसा, बट दैट इज नॉट द नॉर्मल रूल। नॉर्मल रूल रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। अब जो आगे की जजमेंट्स आई, तो उन्होंने लॉ को क्या किया, दे हैव मिसरेड द लॉ, उन्होंने लॉ को मिसरीड किया और कहा कि नहीं, कुछ जजमेंट्स बोलने लगे कि नहीं इसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, कुछ जजमेंट्स बोलने लगे कि नहीं इट इज स्टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, एंड दैट इज हाउ द कंट्रोवर्सी इट अरोज। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की क्लास में कि सुशीला अग्रवाल इसको कैसे टैकल करती है और क्या क्या सुशीला अग्रवाल में कहा गया। सो गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, ऑल्सो शेयर द डिटेल्स ऑफ द चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको बेनिफिट मिल सके। Kindly read section 438 by your own, because here we will be focusing upon judgments and the law pointers. हम उस पे focus करेंगे considering the syllabus of your CLAT PG. Thank you so much. Take care.